स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर के माइकोलॉजी पेपर का। और ये जो टॉपिक है वो है एक रोगजनक कवक पाइथियम की जीवन चक्र के बारे में, ये यानी कि उसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में। तो पाइथियम जो है वो मैस्टिगोमाइकोटिना जो सब डिवीज़न है उसका एक सदस्य है। मैस्टिगोमाइकोटिना क्या है? कवक का एक सब डिवीज़न है और उसका एक रोगजनक सदस्य है। और अगर अपन क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो ये यूमाइकोटा यानी प्रभाग सब डिवीज़न इसका कौन सा हो जाएगा? मैस्टिगोमाइकोटिना। क्लास इसकी जो है वो ऊमाइसीटीज वर्ग की कवक है, यानी कि जिसके अंदर जो रिप्रोडक्शन मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो ऊगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलता है। देन ऑर्डर जो है वो इसका पेरेनोस्पोरल्स ऑर्डर है, गण जिसकी बात कर रहे हैं। और फैमिली इसकी क्या है? पाइथिएसी। और इस जीनस का नाम क्या है? पाइथियम जीनस है। तो ये जो कवक है इसको हम डैम्पिंग ऑफ कवक भी बोलते हैं या आर्द्र पतन कवक भी बोलते हैं। क्या मतलब होता है डैम्पिंग ऑफ का, अभी अपन समझाएंगे जब अपन टॉपिक को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी अकरेंस की, कि ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, इसका प्राप्ति स्थान क्या है और इसका वितरण क्या है। अगर देखा जाए इसकी तो अब तक इसकी कुल 87 प्रजातियां जो है वो इसकी खोजी जा चुकी है। और इसकी जो भी प्रजातियां हैं वो सभी प्रकार के वातावरण के अंदर, यानी कि जलीय, स्थलीय या एम्फीबायोटिक यानी कि एम्फीबियस प्रकार की, यानी जल और थल दोनों में मिलने वाली प्रजातियां इसकी खोजी जा चुकी है। ये नॉर्मली सॉइल बॉर्न फंजाई है। सॉइल बॉर्न फंजाई का मतलब होता है कि इसका जो माइसीलियम है वो नॉर्मली कहाँ पड़ा रहता है? सॉइल के अंदर दबा हुआ रहता है सेप्रोफिटिक फेज के अंदर। और साथ में ये क्या करती है? रोग भी उत्पन्न करती है पौधों के अंदर। जब कभी भी इनका होस्ट इसके पास में आता है तो उसके अंदर ये रोग उत्पन्न करती है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सॉइल बॉर्न फंजाई बोलते हैं। नॉर्मली ये जो रोग उत्पन्न करती है वो क्या करती है? रॉटिंग यानी कि सड़ाना या गलन रोग उत्पन्न करती है। गलन यानी कि जिस जगह से भी इन्फेक्शन करेगी वहाँ के ऊतकों को ये गला देती है, पानी बना देती है। एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा क्या करती है? उसको गला देती है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? रॉटिंग कवक भी बोलते हैं, यानी कि सड़ाने वाली कवक भी बोलते हैं। अब इसकी कुछ स्पीसीज जो है वो इतनी विनाशकारी होती है कि जहाँ कहीं पर भी अपनी नर्सरी लगी हुई होती है या जहाँ कहीं पर भी हम पॉली हाउस बनाते हैं वहाँ पर पौधे पास पास में होते हैं और अगर इसका होस्ट प्लांट पास में है तो कई बार ये इतनी घातक तरीके से रोग उत्पन्न करती है कि पूरी की पूरी फसल को भी नष्ट कर देती है। तो इसकी जाति है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेट हैवोक स्पीसीज बोलते हैं। ग्रेट हैवोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अति विनाशकारी या अति विध्वंसकारी होती है। भारतवर्ष में भी कई सारी महत्वपूर्ण पादप फसलें हैं, जैसे सब्जियों की फसलें हैं, उनके ऊपर ये रोग उत्पन्न करती है। कुछ पोएसी कुल की जो अपने खाद्यान्न फसलें हैं उनके ऊपर ये रोग उत्पन्न करती है। कुछ फ्रूट्स स्पीसीज हैं उनके ऊपर भी ये रोग उत्पन्न करती है। अभी अपन कुछ एग्जाम्पल लेंगे इनके। जैसे अगर अपन बात करें पाइथियम डिबारियनम जो है, जो इसकी मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज है पाइथियम डिबारियनम, ये डैम्पिंग रोग उत्पन्न करती है। आर्द्र पतंग रोग उत्पन्न करती है किसके अंदर? तंबाकू के अंदर, टमाटर के अंदर, यानी सोलिनेसी के सदस्य जो हैं उनके अंदर ये रोग उत्पन्न करती है और सॉइल बॉर्न फंजाई के रूप में काम आती है। यानी कि भूमिगत जो इनके तने होते हैं या भूमिगत जो भी पार्ट होती है वहाँ पर ये इन्फेक्शन करती है। इस तरह से पाइथियम माइरिटोनियम जो है वो फुट रॉट डिजीज उत्पन्न करती है किसके अंदर? अदरक के अंदर, अरबी के अंदर। ये दोनों पौधे कैसे हैं? राइजोम वाले, जिनके अंदर राइजोम मिलता है, यानी कि ये भी कैसा है? सॉइल बोर्न है। अंदर की तरफ जो राइजोम है उन राइजोम को ये इन्फेक्टेड करती है, इन्फेक्शन करती है। जिंजिबरेसी कुल के जो सदस्य हैं उनको। इसी तरह से पाइथियम एफेनिडर्मेटम जो है वो स्टेम रॉट जो डिजीज़ है या सॉफ्ट रॉट डिजीज, यानी जो ऊपर की तरफ सॉइल के ऊपर की तरफ जो है स्टेम है उसको ये रोग उत्पन्न करती है, वहाँ पर ये रॉटिंग करती है। जैसे एग्जांपल है पपीते के अंदर कैरिकेसी के जो सदस्य हैं उनके अंदर। इसी तरह से पाइथियम इंडिकम जो है वो जो रोग उत्पन्न करती है वो कैसा है? लीकी फ्रूट रोट,
लीकी फ्रूट रॉट का मतलब होता है कि जो फल होता है उसके अंदर जगह जगह पर गलन के धब्बे बन जाते हैं या नेक्रोसिस हो जाती है, उत्तक्षय होता है और वहाँ से लीकेज होता रहता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, लीकी फ्रूट रॉट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है भिंडी के अंदर है, बैंगन के अंदर है, और दूसरी जो क्यूकरबिटेसी फैमिली की सदस्य हैं उनको ये रोग उत्पन्न करता है। देन पाइथियम इंडिगोफेरी जो है वो नॉर्मल गलन रोग उत्पन्न करता है। इंडिगोफेरा के जितने भी सजावटी पादप है उनके अंदर ये रोग उत्पन्न करता है। पाइथियम ग्रेमिनिकोलम जो है, जो पोएसी कुल के सदस्य है जैसे गेहूँ हैं, उनके अंदर ये रोग उत्पन्न करता है। गेहूँ एक मुख्य खाद्यान्न फसल है, अगर शुरुआती तौर पर ये रोग उत्पन्न करता है तो पूरी की पूरी फसल जो है वो नष्ट हो सकती है और ग्रेट हैवोक के रूप में ये वहाँ पर प्रदर्शित होती है। देन पाइथियम डिबारियनम वैरायटी जो है विटिकोलम, जो कि अंगूर के अंदर रोग उत्पन्न करती है। कौन सा? गलन रोग उत्पन्न करती है। तो अंगूर भी एक कॉमर्शियल क्रॉप है अपनी, तो उसमें भी अगर ये फैलता है तो काफ़ी मात्रा में आर्थिक नुकसान होता है। तो ये जो स्पीसीज है, ये इन पौधों के अलावा भी कई और चीज़ें, जैसे अपन देखते हैं कि काली मिर्च के अंदर विल्ट रोग उत्पन्न करती है, पाइपर नाइग्रम जो है। इस तरह से इलायची के अंदर इलेक्टोरिया कार्डेमन जो है उसके अंदर ये रॉट उत्पन्न करती है, क्लैम्प रॉट उत्पन्न करती है। पाइसम सेटाइवा के अंदर यानी मटर के अंदर ये रोग उत्पन्न करती है। जो उसका नवोद्भिद होता है, जो उसकी सीडलिंग होती है, उस सीडलिंग के अंदर ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ उत्पन्न करती है। तो भारतवर्ष में इसकी करीब 19 प्रजातियां मिलती है और उनमें से कई प्रजातियां राजस्थान के अंदर भी मिलती है। अपने यहाँ का जो राजस्थान के अंदर जो है वहाँ पर भी इसकी स्पीसीज मिलती है। प्रयोगशाला में अपन इसको जो तंबाकू के सीड हैं, टोबैको के सीड है या सरसों के जो सीड हैं, उनको फिल्टर पेपर पर मॉइस्ट कर इस फंगस को अपन क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इसकी क्या अकरेंस ना। अपन अभी बात कर रहे थे इतनी देर से कि ये रोग जो है वो मेनली डैम्पिंग ऑफ रोग या रॉटन गलन जिसको अपन बोलते हैं वो करता है। इसका मतलब क्या है डैम्पिंग ऑफ का या रॉटन का मतलब क्या है? देखो, जैसे ये मान लो अपने पास में अदरक का मैंने यहाँ पे बना रखा है, जिसमें नीचे की तरफ राइजोम होता है, ऊपर की तरफ इसका प्लांट होता है। इसी तरह से ये यहाँ पर सीडलिंग, किसी भी प्लांट की सीडलिंग दर्शा रखी है। जैसे मान लो अपन ने टमाटर की सीडलिंग दर्शा रखी है, मिर्ची की सीडलिंग दर्शा रखी है। जो नवोद्भिद होता है सीडलिंग जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें शुरुआत में 1 या 2 पत्ती होती है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये जो नॉर्मली फंजाई कैसी रहती है, सॉइल बॉर्न फंजाई है, ठीक है। तो इसका माइसिनिंग क्या करेगा, इनिशियल अवस्था में पौधे को ग्रसित करेगा। और यहाँ देखते हैं फिर जैसे यहाँ गिरे हुए पौधे हैं, डैम्पिंग ऑफ का मतलब गिर जाना। कैसे गिर जाते हैं कि जो स्टेम होता है यहाँ पे नीचे की तरफ एक गर्डल बनना शुरू होती है, एक मेखला बननी शुरू होती है। और ये मेखला किसके द्वारा होगी? एंजाइमेटिक क्रिया के कारण। जो फंगस जिस फंगस ने इसको ये पाइथियम ने जहाँ पर भी इन्फेक्शन किया है वहाँ पर ये एंजाइमेटिक क्रिया से क्या करता है, यहाँ के ऊतकों को गला देता है, जिसकी वजह से केवल इसी जगह पर एक छोटा सा गलन स्पॉट बनता है, वो चारों तरफ फैलता रहता है गर्डल की तरह। और धीरे धीरे क्या होगा, पूरा का पूरा नवोद्भिद जो है वो इनिशियल स्टेज में ही गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डैम्पिंग ऑफ रोग बोलते हैं। और रॉटिंग का मतलब क्या होता है, गलन यानी गलाना। इसका मतलब कि जैसे ही मान लो अपन ये अदरक के प्रकंद के अंदर देख रहे हैं, राइजोम जो अदरक का, इसमें अपन देखते हैं कि प्लांट बन गया और जैसे ही इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पर जगह जगह पर क्या कर देता है, जो राइजोम है, जो अदरक है, उसको गलन रोग उत्पन्न करता है। मार्केट में आपने देखा भी होगा, कुछ अदरक कैसी होती है, सड़ी गली होती है, बीच बीच में जगह जगह से गली भी होती है। तो उसके अंदर ये रोग उत्पन्न करता है और ऊतकों को सड़ा देता है या नष्ट कर देता है, गला देता है। इसीलिए इसको रॉटिंग फंजाई भी बोलते हैं या गलन जो कवक है वो भी बोलते हैं, डैम्पिंग ऑफ कवक। देन इसके सिम्टम्स क्या है, डिजीज के सिम्टम्स क्या है? अभी अपन ने बात की डिजीज के सिम्टम्स, तो कौन सा इसके गलन रोग उत्पन्न करता है या डैम्पिंग रोग ऑफ रोग उत्पन्न करता है। लेकिन इसकी 2 स्टेज हो सकती है, अलग अलग जो होस्ट है उसके अंदर 2 मोड ऑफ एक्शन हो सकते हैं। पहले अपन देखते हैं प्री एमरजेंस। प्री एमरजेंस का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कवक जो है सॉइल के अंदर जो भी प्लांट है उसके सीड को इन्फेक्ट करती है। जैसे फसल अपन ने बोई तो सीड क्या होगा, भूमि के अंदर होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो सीड है उसी को इन्फेक्शन करती है, जिसकी वजह से सीड में से नवोद्भिद बाहर ही नहीं निकलता। इसीलिए अपन क्या कह रहे हैं, प्री एमरजेंस, बाहर निकलने से पहले जो सीडलिंग है वो भूमि से बाहर निकलने से पहले ही क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है और भूमि के अंदर ही सीड गल कर नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में
क्या होगा, उसकी नवोद्भिद ही बाहर नहीं आएंगे, तो ये पूरे के पूरे सीड को ही नष्ट कर देती है। इसलिए कृषक अगर फसल बोएगा तो उसमें क्या होगा कि अगर ज़मीन इन्फेक्टेड है उसकी या वहाँ पर पाइथियम है और इसके होस्ट की फसल अगर अपन बोते हैं, जैसे सोलेनेसी फैमिली है, क्यूकरबिटेसी फैमिली है, पोएसी फैमिली के कुछ सदस्य, तो ऐसी स्थिति में ये पूरे के पूरे बीज को ही क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, उसमें नवोद्भिद बाहर ही नहीं निकलते। दूसरा पोस्ट एमरजेंस का मतलब क्या हो गया कि एक बार नवोद्भिद बाहर तो निकल गए, सीडलिंग बाहर तो निकल गई, लेकिन जैसे ही सीडलिंग कुछ सेंटीमीटर को हुआ, ये अंदर की तरफ क्या करती है, इन्फेक्शन करती है और फिर उसके बाद में रॉटिंग करती है। उसके जस्ट नीचे की तरफ, जमीन के जस्ट पास में से क्या करती है, रॉटिंग करती है, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में नवोद्भिद जो होता है वो झुककर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के टिश्यू क्या हो गए, डैमेज हो गए, उद तक नष्ट हो गए। तो ऐसी स्थिति में प्लांट खड़ा नहीं रह सकता, पौधा खड़ा नहीं रह सकता और वो गिर जाता है और बाद में पूरा प्लांट नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सीडलिंग जो है वो सारी सीडलिंग नष्ट हो जाती है। यहाँ पर भी कृषक को नुकसान होता है क्योंकि उसका पूरा बीज जो है वो खराब हो जाता है। इसीलिए ये अति घातक या विध्वंसकारी कवक के रूप में जानी जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी खेती को ये नष्ट कर सकती है। जो कृषक है उसका बीज पूरा नष्ट कर देती है। तो दो स्टेज हो गई इसकी, एक तो प्री एमरजेंस स्टेज और एक पोस्ट एमरजेंस स्टेज। नाउ अपन बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, इस कवक का जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो किस तरह से हो सकता है। एक तो इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो सॉइल बॉर्न है, यानी कि सॉइल के अंदर चूंकि ये किस रूप में पड़ी रहती है, मृतोपजीवी रूप में पड़ी रहती है। तो जैसे ही इसको होस्ट मिलता है, ये इसका जो माइसीलियम है होस्ट के अंदर एंटर करता है। अब एंटर कैसे करेगा होस्ट के अंदर, एक तो एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा, यानी कि जो फंजाई है वो कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करेगी जिसकी वजह से होस्ट की कोशिकाएं नष्ट होने लगेगी और इसका माइसीलियम अंदर एंटर करेगा। और अंदर एंटर करने के बाद में ये कैसा रहेगा, दो स्टेज में रह सकता है, इंटरसेल्युलर या इंटर और जो बाह्य एक्सटर्नल, दोनों स्टेज में, यानी कि कुछ सिरा इसका बाहर ही रह सकता है, कुछ सिरा इसका अंदर चला जाता है। तो अंतः और बाह्य दोनों स्टेज में रहता है। और अंदर की तरफ कैसा रहेगा, ये अंतर कोशिकीय यानी कोशिकाओं के बीच में इसका माइसीलियम रहता है, अंतः कोशिकीय नहीं होता है, इंट्रासेलुलर नहीं होता है, यानी कि इसमें चूसकांक जैसी अवस्थाएं नहीं बनती है, केवल इंटरसेलुलर इसका माइसीलियम रहेगा। दूसरा क्या हुआ मोड ऑफ एक्शन इसका, ये तो हुआ कैसा, एंजाइमेटिक क्रिया से। दूसरा मोड ऑफ एक्शन क्या है, जिसमें ये प्लांट की पत्तियों के ऊपर या जो भी स्टेम के ऊपर स्टोमेटा होता है, उन स्टोमेटा से भी अपना माइसीलियम क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है और उसके बाद में सेल्स के अंदर जाकर इसका माइसीलियम जो है इंटरसेलुलर माइसीलियम ग्रोथ करता है। तो दो मोड ऑफ एक्शन से इसका जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। नाउ बात करते हैं इसकी किसकी, वेजिटेटिव स्टेज की या कायिक संरचना की। इसकी कायिक संरचना कैसी होती है, इसका जो माइसीलियम है या इसका जो कवक सूत्र है, हाइफी जिसको अपन बोलते हैं, कवक सूत्र इसका सिनोसिटिक कंडीशन का होता है। अब सिनोसिटिक कंडीशन क्या है, संकोशिकीय अवस्था, हिंदी में बोलते हैं संकोशिकीय अवस्था। जब अपन ने जनरल कैरेक्टर पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसमें अपन ने बताया था और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी बनता है। संकोशिकीय अवस्था क्या होता है कि जब कवक तंतु के अंदर किसी प्रकार का पट नहीं होता, सेप्टा नहीं होता, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इस पूरा कवक तंतु कैसा लगता है, एक नलिका आकार, साइफोनेसिस प्रकार का नलिका के आकार का दिखता है जिसमें कोई पट नहीं होता है। और इस कारण उसके सारी कोशिकाओं के न्यूक्लियस से दिखता है जैसे एक ही कोशिका में कई सारे न्यूक्लियस हैं। ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं, संकोशिकीय अवस्था बोलते हैं। शैवालों में भी एक मिलता है वाहुचर्य जो इसी प्रकार का होता है संकोशिकीय अवस्था में। तो इसका माइसीलियम कैसा होता है, संकोशिकीय अवस्था वाला माइसीलियम होता है। इसके अलावा इसमें पट केवल कब बनते हैं, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, उस समय बस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के नीचे की तरफ पट बनता है। बाकी इसका पूरा जो कवक जाल है, पूरे जो कवक तंतु है, सभी के अंदर बिना पट वाली संरचना होती है, नलिकाकार संरचना है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, संकोशिकीय अवस्था बोलते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डिक्टियोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लोमासोम है, पेरोक्सिसोम है, ये सभी इसके अंदर जो एक यूकैरियोटिक कोशिका में, जब अपन इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताई थी पिछले वीडियो में, उसमें भी अपन ने बताया था कि इसके अंदर सभी प्रकार की जो एक कॉमन यूकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर होती है वो सभी इसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि यूमाइकोटा का है सदस्य, किसका है ये, यूमाइकोटा का सदस्य है।
तो ये इसकी वेजिटेटिव स्टेज है। नाउ जब अपन लाइफ साइकिल की बात करते हैं या जीवन चक्र की बात करते हैं, तो जीवन चक्र में इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल। जब अपन एग्ज़ाम के अंदर, जैसे अगर आपके आता है एग्ज़ाम के अंदर कि पाइथियम के जीवन चक्र का वर्णन करो, तो ऐसी स्थिति में बाकी चीज़ें तो गौण हो जाती है, उसमें अपन को थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, लेकिन मेजर क्या होता है लाइफ साइकिल के अंदर, उसकी रिप्रोडक्टिव फेज कि उसके अंदर जनन किस प्रकार से होता है उसका वर्णन करना पड़ता है हमें। तो यहाँ अपन देखें कि इसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसके अंदर दो तरह का जनन मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है उसमें स्पोर बनते हैं, और वो स्पोर कैसे हो सकते हैं, या तो चल प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना, या अचल प्रकार के हो सकते हैं। तो चल जो है वो बीजाणुधानी में बनते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजियम, चल बीजाणुधानी, जू स्पोरेंजियम या चल बीजाणुधानी। अब क्या होता है, कैसे बनते हैं ये, पहले बात करते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। देखो जब अपन ने कॉमन कैरेक्टर बताए थे फंजाई के, उनमें भी अपन ने बताया था कि अलैंगिक का मतलब क्या है, क्योंकि थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी है अलैंगिक का मतलब क्या होता है। अलैंगिक का मतलब जिसमें किसी प्रकार के युग्मकों का फ्यूजन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कई सारी स्पोर जैसी संरचनाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा बनती है, और ये जो स्पोर जैसी संरचनाएं ये सीधे अंकुरण होकर नया पादप बनाती है या नया माइसीलियम बनाती है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। अब अपन देखते हैं कि अलैंगिक जनन के अंदर भी दो तरह का देख रहे हैं, एक जू स्पोरेंजियम के द्वारा और एक अचल बीजाणु जिसको अपन बोलेंगे कोनिडियम, ठीक है। तो ये कब बनेगी, जब अगर वातावरण नम हो, वातावरण के अंदर सूटेबल अमाउंट के अंदर मॉइस्चर हो, तो ऐसी स्थिति में कवक जाल क्या बनाता है, चल बीजाणुधानी बनाता है, जू स्पोरेंजियम बनाता है, क्योंकि मॉइस्चर है, पानी उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो बीजाणु हैं वो तैर सकते हैं। और अगर वातावरण शुष्क हो, मॉइस्चर नहीं हो वातावरण के अंदर, तो ऐसी स्थिति में वो किसका निर्माण करेगा, कोनिडियम का निर्माण करेगा, यानी कि जिसमें कोनिडिया बनती है जो कि अचल प्रकार की होती है। तो पहले अपन देखते हैं जू स्पोरेंजियम। यहाँ अपन ने एक डायग्राम बना रखा है जू स्पोरेंजियम का, कि जैसे सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि माइसीलियम क्या हुआ, इंटरसेल्युलर माइसीलियम है। यहाँ देख रहे हैं एक प्लांट का टिश्यू दर्शा रखा, छोटा सा अपने हिस्सा दर्शा रखा है, इन्फेक्शन वाला हिस्सा, जैसे यहाँ से ये इन्फेक्शन वाला हिस्सा दर्शा रखा अपन ने, यहाँ इन्फेक्शन हुआ और इसका हिस्सा दर्शा रखा अपन ने। तो यहाँ देखते हैं कि इसका माइसीलियम कैसा है, इंटरसेल्युलर माइसीलियम है, और यहाँ पर इसको अपन ने बड़ा करके दिखाया हुआ एक कवक तंतु का। अब नॉर्मल अवस्था में अगर अपने पास में क्या होगी, आर्द्र कंडीशन है या मॉइस्चर पूरा है वातावरण के अंदर, तो ऐसी स्थिति में इस कवक सूत्र से किसका निर्माण होगा, चल बीजाणुधानी का। तो यहाँ अपन देख सकते हैं अलग अलग चल बीजाणुधानी की स्टेज दिखाई दे रही है, जिसमें अपन देखते हैं ऊपर की तरफ एक गोलाकार या पायरी फॉर्म, दोनों प्रकार की हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है या नाशपति के आकार की संरचना बनती है, और यहाँ एक पट्ट के द्वारा ये बाकी के कवक तंतु से क्या हो जाती है, एक पट्ट बन जाता है, अलग हो जाती है, अलग से दिखने लग जाती है। जबकि नॉर्मली कैसा होता है, इसका सिनोसिटिक होता है, अभी बताया अपन ने, संकोशी की अवस्था का इसका कवक सूत्र होता है। लेकिन जहाँ कहीं पर भी रिप्रोडक्टिव स्टेज बनती है वहाँ पर एक पट्ट का निर्माण हो जाता है, और ये इसकी डेवलपमेंट स्टेज दे सकते हैं। फाइनली ये कैसा दिखाई देगा अपन को, जब पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाएगी स्पोरेंजियम, तो वो कैसी दिखाई देगी, इस तरह की दिखाई देगी, जिसमें एक नाक रूपी संरचना यानी कि पायरीफॉर्म संरचना अपन को दिखाई देती है। अब इसके अंदर एक छोटा सा पेपिला, ऊपर की तरफ एक पेपिला होता है। इसका जो जीव द्रव्य है वो जो कवक जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन के द्वारा कई सारे कवक केंद्रकों के अंदर बदल जाता है, कवक कई सारे केंद्रक बन जाते हैं इसके अंदर समसूत्री विभाजन के द्वारा, और प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य इकट्ठा होकर किसका निर्माण करता है, स्पोर का निर्माण करता है। अब इसका जो बाहर निकलने का तरीका है, यानी विस्फोटन का तरीका, वो थोड़ा अलग है। जो स्पोर्स बन रहे हैं वो 10-10, 20-20 स्पोर्स जो है उनके चारों तरफ एक सलेस्मा जैसा छोटा सा एक थैली जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, हल्का सा सलेस्मा जैसा, और इसको अपन क्या बोलते हैं, वेसाइकल बोलते हैं, यानी कि ये ग्रुप में रिलीज होते हैं।
सिंगल सिंगल रिलीज नहीं होता बल्कि ग्रुप में रिलीज होते हैं। तो ऊपर की तरफ जो नाक रूप जो पॉइंटेड संरचना है, ठीक है ना, इस पेपिला से का जो संरचना है, पेपिला रूपी स्ट्रक्चर है, वो हट जाता है, टूट जाता है और यहाँ से अब क्या होगी, ये वेसाइकल बाहर निकलती है, जिस वेसाइकल में तो क्या होगा 10-12 बीजाणु होते हैं, ठीक है ना। और ये जो स्पोर है वो कैसे होंगे, चूंकि आइस मॉइस्ट कंडीशन है और किस में बने हैं, जू स्पोरेंजियम बने, इसलिए कैसे होते हैं, चल बीजाणु होते हैं। तो जब ये बाहर की तरफ निकलेगा पूरा वेसाइकल, तो ये थोड़ी देर तक तो इधर उधर पानी के अंदर तैरेगा, जो पानी की बूंद है उसके अंदर तैरेगा, उसके बाद में ये फटता है और सारे जू स्पोर जो है वो रिलीज हो जाते हैं। यहाँ अपन देख रहे हैं जू स्पोर रिलीज हो रहे हैं और जू स्पोर की पार्श्व सतह पर लेटरल साइड के ऊपर अपन देखते हैं कि 2 कशाभिकाएं मौजूद है। एक कशिका कैसी होगी, विप्लेस प्रकार की, यानी जिसमें किसी प्रकार के उपांग नहीं होते हैं, जबकि दूसरी कशाभिका कैसी होती है, टेंसिल प्रकार के, जिसमें पार्श्वीय उपांग होते हैं, यानी दोनों तरह की कशाभिकाएं इसके ऊपर मौजूद होती हैं। अब ये पत्ती की सतह पर या प्लांट की सतह पर जो मॉइस्चर है, पानी की बूंदें हैं, उसके अंदर कुछ समय तक तैरता रहेगा, उसके बाद में इसकी कशाभिकाएं गिर जाती हैं और अपने चारों तरफ एक ये मोटी भित्ति बनाता है। इस समय इसको क्या बोलते हैं अपन, सिस्टोस्पोर बोलते हैं, कि ना। और ये सिस्टोस्पोर कुछ समय बाद में क्या करेगा, अंकुरित होकर वापस कवक जाल बनाएगा। ये कवक जाल या तो पुनः नवोद्भिदों को इन्फेक्शन करेगा या भूमि के अंदर कैसा रहेगा, ये मृतोपजीवी रूप में, सॉइल बोर्न के रूप में पड़ा रहेगा, भूमि के अंदर पड़ा रहेगा। तो ये तो हुआ कब कंडीशन, जब कंडीशन कैसी हो, अपने पास में आर्द्र कंडीशन हो। अगर आर्द्र कंडीशन नहीं हो, ह्यूमिड कंडीशन नहीं हो और ड्राई कंडीशन हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो कवक सूत्र है, इससे जो एक कवक तंतु ऊपर की तरफ बढ़ेगा और वो किसका निर्माण करेगा, कोनिडियोफोर का। अभी तो ये किसका निर्माण कर रहा है, स्पोरेंजियोफोर का, लेकिन अगर आर्द्र कंडीशन है तो किसका निर्माण करेगा, कोनिडियोफोर का निर्माण करेगा। और इसके ऊपर सीधे ही क्या बनेगी, कोनिडियम बनेगी। और ये जो कोनिडियम है ये इससे लगातार अलग होती रहेगी और कोनिडियम जो अंकुरित होकर वापस क्या बनाएगी, इसी की तरह कवक सूत्र बनेगी। और ये कवक सूत्र अगर नवोद्भिद या इसका होस्ट मौजूद है तो उसको इन्फेक्ट करेगा और नहीं है तो भूमि के अंदर ये पड़ा रहेगा मृतोपजीवी के रूप में। तो ये तो हुआ इसका कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर जो केंद्र के उन केंद्रकों के अंदर क्या हुआ, केवल समसूत्री विभाजन होकर कई सारे स्पोर बनते हैं या कई सारी कोनिडिया बनती है। ठीक है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, अगर ह्यूमिड कंडीशन है तो क्या बनेगा, इसके अंदर चल बीजाणु बनेंगे, और अगर ड्राई कंडीशन है तो क्या बनेगा, इसके अंदर कोनिडिया बनेगी। ये तो हुआ कौन सा, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा देखते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन क्या है। चूंकि अभी अपन इसकी क्लास कौन सी देखी थी, जब अपन इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखी तो क्लास कौन सी है, ऊमाइसीटीज वर्ग का कवक है। और ऊमाइसीटीज का मतलब क्या होगा, जिसमें ऊगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलता है। और ऊगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जिसमें एक अचल जो फीमेल होती है वो अचल प्रकार का केंद्रक बनाती है और जो मेल होता है वो एक साइफन या नलिका के द्वारा अपने केंद्रक को ट्रांसफर करता है। ठीक है ना, इस प्रकार को क्या बोलेंगे अपन, ऊगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कॉमन जब अपन ने कैरेक्टर पढ़े थे उसमें अपन ने बताया था। तो यहाँ अपन देखते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल जानने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि मेन प्लांट बॉडी कैसी, यानी कि मेन कवक जाल इसका कैसा है। यहाँ थोड़ा सा मतभेद है। अधिकतर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसका मेन कवक जाल जो है वो कैसा होता है, अगुणित होता है, एन प्रकार का। और इसी कारण से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने क्या बताया कि समसूत्री विभाजन होते हैं इसके अंदर। जबकि कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसका मेन कवक जाल कैसा होता है, द्विगुणित होता है, और केवल जो युग्मक बनते समय इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन चूंकि मैक्सिमम साइंटिस्ट जो है ये मानते हैं कि इसका कैसा है, अगुणित है, इसलिए यहाँ अपन ने क्या दर्शा रखा है, इसी अनुसार दर्शा रखा है। किसके अनुसार, हैप्लोनिटिक प्रकार की लाइफ साइकिल। पिछले वीडियो में अपन ने बता चुके हैं कि हैप्लोनिटिक क्या होती है, डिप्लोनिटिक क्या होती है, हैप्लोडिप्लोनिटिक प्रकार की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि जो माइसीलियम है, कवक जाल है, वो तो कैसा है इसका, किस प्रकार का है, इसके अंदर कवक जाल जो है वो कैसा है, इसके अंदर अगुणित प्रकार का कवक जाल है। अब ये जो कवक जाल है, इस कवक जाल के अंदर
प्री गाइनस कंडीशन मिलती है। प्री गाइनस या प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटोगाइनस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें फीमेल पार्ट पहले बनता है और मेल पार्ट बाद में बनता है। अब मेल पार्ट यानी कि जो एंड्रोसियम है या पूदानी जो है, वो पूदानी या तो इसके बिल्कुल नज़दीक बनती है या कई बार इससे दूर भी बन सकती है। जिस जगह से उगोनियम बन रही है, स्त्रीदानी बन रही है, उससे या अंडदानी, उगोनियम या अंडदानी बन रही है, उससे दूर बन सकता है या उसके नज़दीक बन सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? प्रोटोगाइनस कंडीशन, यानी पहले उगोनियम बनती है उसके बाद में एंथ्रीडियम बनती है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो कवक जाल है उसमें से कोई एक सूत्र ऊपर की तरफ बढ़कर धीरे धीरे डेवलप होकर कैसा बनाता है? उगोनियम का निर्माण करता है। यहाँ अपन डेवलपिंग स्टेज दे सकते हैं जिसमें उगोनियम पहले डेवलप हो रही है और धीरे धीरे जो एंथ्रीडियम है वो बाद में डेवलप होती है। अब उगोनियम जो है, उगोनियम के अंदर एक सुस्पष्ट रिक्तिका बनती है जिसकी वजह से उसका जो जीव द्रव्य है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक बाहर की तरफ का पेरिप्लाज्म और अंदर के जहाँ पर स्पेस होता है, और अंदर की तरफ का एक गाढ़ा द्रव्य यहाँ अपन देख सकते हैं जिसको अपन ने बताया। बाहर की तरफ का खाली स्थान जो तो है पेरिप्लाज्म और अंदर की तरफ गाढ़ा जीव द्रव्य जो है वो क्या कहलाता है? ऊप्लाज्म कहलाता है, जिसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है। अब इनिशियल स्टेज के अंदर यहाँ पर कई सारे समसूत्री विभाजन होते हैं, कई सारे समसूत्री विभाजन होगा जिससे कई सारे केंद्रक बनते हैं। लेकिन फाइनली क्या होगा? सारे केंद्रक जो है वो एक को छोड़कर, एक केंद्रक केवल ऊप्लाज्म में रहता है, बाकी सारे केंद्रक किसमें आ जाते हैं? पेरिप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर पेरिप्लाज्म में आने के बाद में क्या होगा? यहाँ पर ये अपहासित हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, अपहासित हो जाते हैं। देन दूसरा कौन सा देख रहे हैं अपन? इसी के उत्तरोत्तर जब ये डेवलप हो जाती है एक बार, तो इसके साथ में या तो इसके बिल्कुल जड़ के पास में से, यानी जिस जगह से ये बनी उसके पास में से, या थोड़ी दूर से क्या बनता है? एंथ्रीडियम का निर्माण होने लगता है। और एंथ्रीडियम कैसी है? एक सिलेंडर आकार की संरचना है एंथ्रीडियम। और ये जो एंथ्रीडियम है सिलेंडर आकार की संरचना, ठीक है, ये एंथ्रीडियम जो है वो इसके पास में बनती है और एक सिलेंडर आकार की संरचना बनाती है। अब जैसे ही ये मैच्योर होती है उस समय क्या होती है? फर्टिलाइजेशन के समय जब ये मैच्योर होती है तो दोनों में मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है? सिग्नल मिलता है, तब पता चलता है कि दोनों मैच्योर हो चुके हैं। तो अब जब फर्टिलाइजेशन होता है उस वक्त कैसा होता है? जो उगोनियम है वो अंदर की तरफ एक पॉइंट पर धंसती है, एक पॉइंट पर क्या होगा? अंदर की तरफ धंसती है और एक नाल जैसी संरचना बनाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोलते हैं। नाल जैसी संरचना बनाती, नलिका जैसी संरचना बनाती है, और इसको क्या बोलते हैं अपन? फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोलते हैं। और जो एंथ्रीडियम है वो एंथ्रीडियम इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर एंटर कर कर अपना न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर डाल देती है। अब यहाँ पर भी एक स्थिति है, जो एंथ्रीडियम है उसमें भी पहले कई सारे समसूत्री विभाजन होते हैं, लेकिन लगभग सारे जो न्यूक्लियस है वो नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियस इसके अंदर बचता है। और ये न्यूक्लियस किस में ट्रांसफर कर देता है? ये इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा उगोनियम के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा दोनों के बीच में। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा अब धीरे धीरे एंथ्रीडियम तो क्या होगी? सूख कर नष्ट हो जाती है, और उगोनियम जो है उसके अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्पोर बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जाइगो स्पोर बोलते हैं, निषिक्तांड बोलते हैं। ये क्या बन जाएगा अब? निषिक्तांड या जाइगो स्पोर बोलेंगे इसको। और ये जो जाइगो स्पोर होगा वो कैसे होगा? 2n होगा। ठीक है। अब जब इसमें वापस अंकुरण के समय पहले क्या होगा? इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अंकुरण से पहले क्या होगा? अर्धसूत्री, क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है अपने पास में? अगुणित है। अर्धसूत्री विभाजन होने की इसके कारण इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, और वापस क्या बनेंगे? इसके अंदर स्पोर जैसी संरचनाएं बनेंगी। ठीक है, लेकिन ये कहलाएंगे जाइगो स्पोर। अब क्या कहलाएंगे? ये जाइगो स्पोर कहलाएंगे, क्योंकि जाइगोट से बने हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? जाइगो स्पोर कहलाएंगे। ये जाइगो स्पोर भी या तो चल प्रकार के हो सकते हैं या अचल प्रकार के हो सकते हैं। कंडीशन क्या होगी? ये भी वापस कैसे हो जाएंगे? एन, यानी कि इसमें डिप्लॉयड अवस्था केवल और केवल एक स्टेज पर होती है। कौन सी? जब निषिक्तांड होता है। इसीलिए ये लाइफ साइकिल कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल मानी जाएगी। देन जो स्पोर बने, चाहे वो चल प्रकार के बने चाहे अचल प्रकार के युग्मक बने, स्पोर बने, जाइगो स्पोर,
ये अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर क्या बनेंगे, वापस माइसीलियम का निर्माण करेंगे, जाल का निर्माण करेंगे। और ये जाल अगर इसको होस्ट मिल रहे हैं तो उसमें तो या तो इन्फेक्शन करेगा या भूमि के अंदर सेप्रोफिटिक फेज में या मृतोपजीवी रूप में पड़ा रहेगा। और जैसे ही इसको होस्ट इसके संपर्क में आएगा, ये क्या करेगा, उसके अंदर रोग उत्पन्न करेगा और ये लाइफ साइकिल ऐसे कैसे चलती रहेगी। तो ये दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये एक उसकी पूरी की पूरी क्या हो गई, लाइफ साइकिल हो गई। और पाइथियम जो है उसका आर्थिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये एक रोगजनक कवक है जो कि हमारी मुख्य फसलों को, कुछ सब्जियों की फसलों को, कुछ फलों की फसलों को और गेहूं की फसल को भी क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। तो इसका आर्थिक रूप से क्या है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो इसके बचाव के लिए जो भी सीड हैं, क्योंकि ये सॉइल बोर्न फंगस है, तो सीड को बोने से पहले कृषकों को क्या करना चाहिए, इसको उपचारित करना चाहिए। और सीड्स को कैसे उपचारित कर सकते हैं अपन, बोर्डेक्स मिक्सचर जो है, उस बोर्डेक्स मिक्सचर से या फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय घोल से इसको उपचारित कर सकते हैं बीजों को। और उपचारित करने के बाद में क्या करना चाहिए, भूमि के अंदर बोना चाहिए, ताकि जो प्री इमरजेंसी स्टेज है उससे पौधों को बचाया जा सके। और पोस्ट इमरजेंसी स्टेज में अगर अपन को लक्षण दिखना शुरू लगे तो उसी वक्त हम बोर्डेक्स मिक्सचर का क्या कर सकते हैं, या बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे कर सकते हैं, या 2% फॉलोन जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं हम पौधों के ऊपर। तो हम जो इनिशियल स्टेज पर अगर रोग के लक्षण दिखने लगे तो ऐसी स्थिति में हम फसल को बचा सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कवक है ये आर्थिक महत्व के रूप में देखा जाए तो, क्योंकि विनाशकारी कवक के रूप में जानी जाती है। तो ये तो था इसका क्या, लाइफ साइकिल था। तो नेक्स्ट टाइम अपन लेंगे एक और जीनस लेंगे जो आपके कोर्स में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसको शेयर कीजिए।